हम शुरू करने जा रहे हैं मैकेनिक्स की सीरीज का 5वां वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसको हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। और उसके बाद हम एनालॉगस इक्वेशन पढ़ेंगे वर्टिकल मोशन के लिए। मतलब कि जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस होती है, जब वर्टिकल मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, तो उनमें किस प्रकार का चेंज आता है, हम ये पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। और ये कहानी बताती है एप्लीकेशन के नियम को, एप्लीकेशन के सिद्धांत को। एप्लीकेशन का मतलब, जब हम आपको बहुत सारी बातें बताते हैं तो कई लोग उसको कानों से सुनते हैं और उसको भूल जाते हैं, उनको अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। ऐसे से क्या होगा, आपको सिर्फ कहानियां सुनने में मजा आएगा, आप उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो जीवन में कभी भी अगर कुछ किसी से सीखना है तो उन सब बातों को अपने जीवन में उतारना जरूरी है, अप्लाई करना जरूरी है। यही बात समझाने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं आज एप्लीकेशन के नियम, लॉ ऑफ एप्लीकेशन। उसके लिए मैं आपको एक कहानी बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य होता है और उस राजा के दरबार में हर चीज होती है, उसके जीवन में हर खुशियां होती है, उसका साम्राज्य भी बड़ा खुश होता है, उसकी जनता भी उससे खुश होती है। लेकिन उसके जीवन में सिर्फ एक चीज की कमी होती है, वो ये कि उस राजा को किसी भी प्रकार की संतान नहीं होती है। तो वो हमेशा इस बात को लेकर बड़ा दुखी होता है कि मैं इतना अच्छा राजा, जिसकी प्रजा हमेशा उससे खुश रही, उस राजा के राजघराने को आगे बढ़ाने के लिए उसकी कोई भी संतान नहीं है, तो बड़ा दुखी रहता था। कई बार उसकी जो रानी थी, उसने कई बार उससे दोबारा विवाह करने की बात कही थी, लेकिन वो अपनी रानी से बहुत प्यार करता था, तो वो हमेशा उसे मना करता था कि मैं ऐसे कोई विवाह नहीं करूंगा। फिर एक बार क्या होता है कि ऐसे में ही जो रानी होती है, वो राजा को एक बार बताती है कि पड़ोस की किसी गांव में एक संत है, जिनसे हम एक बार जाकर मिलते हैं और उस संत मतलब उस संत से जाकर हम इसके पर्याय के बारे में पूछते हैं कि हो सकता है कि हमें हमारे पूजा पाठ में या ग्रहों में कोई प्रकार की तकलीफ हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो जाकर एक बार पूछ लेते हैं, अगर कुछ हो सके तो अच्छी बात होगी। तो राजा पहले तो सोचता है कि ऐसा करना क्या हमारे राजघराने की इज्जत के खिलाफ होगा, बहुत विचार करता है, लेकिन रानी के आग्रह के बाद वो मान जाता है कि चलो एक बार गुरुजी से मिल ही लेते हैं। लेकिन जब वो जाने वाले होते हैं तो उस राजा के राज दरबार में एक तोता होता है। वो तोता अपने पिंजरे में होता है, बड़ा होशियार तोता होता है। वो एक जब राजा जाने वाला होता है तो वो राजा की इस जाने वाली घटना से बिल्कुल अवगत होता है। उसे पता होता है कि इस राजघराने में संतान की कमी है और इसीलिए इस बारे में पूछताछ करने के लिए राजा और रानी उस संत के पास जा रहे हैं। तो उसी वक्त जब वो निकलने वाले होते हैं तो जो तोता होता है वो राजा को पूछता है कि राजन, आप अगर संत के पास जा ही रहे अपनी समस्या लेकर, तो एक समस्या का समाधान मेरे लिए भी लेते आना। तो राजा पूछते, बोलिए कौन सी समस्या का समाधान चाहिए। तो वो बोलता है कि आप संत से पूछिएगा कि मैं यहाँ से आजाद कब होऊंगा, ये जो पिंजरा है, इस पिंजरे से मैं बाहर कब आऊंगा, ये सवाल मेरा पूछिएगा। तो राजा बोलता है ठीक है, ये सवाल मैं उनसे जरूर पूछूंगा। जब राजा उनके पास, संत के पास जाते हैं और वहां अपनी समस्या बताते हैं, तो वो समस्या बताने के बाद में वो पूरी समस्या की कहानी बताते हैं। संत फिर उसके लिए उनको उपाय बताते हैं। पूरी वार्तालाप समाप्त होने के बाद राजन अपनी पत्नी के साथ में लौटने के लिए निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगते हैं, उन्हें वो बात याद आती जो तोते ने उनसे कही थी कि मैं आजाद कब होऊंगा। तो वो जाते जाते, वापस निकलते निकलते संत से पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे राज दरबार में एक तोता है और वो हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से है, लेकिन उनने हमारे आते वक्त उनने हमसे एक सवाल कहा था कि मैं आजाद कब होऊंगा। तो जैसे ये सवाल संत से पूछा जाता है, संत बेहोश हो जाते हैं। अब जैसे ही बेहोश होते हैं तो राजा बड़े आश्चर्य हो जाता है, ये क्या हो गया, मैंने तो बस छोटा सा सवाल पूछा था कि तोता आजाद कब होगा, ये बेहोश हो गए। फिर जैसे ही वो बेहोश होते हैं, उनको पानी वानी पिलाया जाता है। थोड़ी देर बाद राजा जो संत थे वो होश में आते हैं और फिर राजा उनसे अनुमति लेकर वापस अपनी राज दरबार की तरफ चले आते हैं। जैसे ही राज दरबार में राजा आते हैं तो तोता बड़े इच्छा से पूछता है, बड़े जल्दबाजी में पूछता है कि राजा, आपने क्या मेरे सवाल का जवाब उनसे मांगा। तो राजा बड़े गुस्सा हो जाते हैं, क्या सवाल पूछते हो तुम, तुम्हारे सवाल पूछते ही वहां के संत जो थे वो बेहोश हो गए। जैसा ही ये बात वो उनको बताते, तोता भी बेहोश हो जाता है।
जैसे ही तोता बेहोश होता है, ये राजा जो होते हैं उसको पिंजरे से बाहर निकालते हैं। ये सोचते हैं क्या हो गया इसको, इतना क्या तकलीफ हो गई इसको। जैसे ही वो बाहर निकालते, उसको पानी पिलाते, तोता होश में आता है और उड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो संत थे, वो संत ने बेहोश नहीं हुए थे। उन्होंने ये निर्देश दिए थे उस तोते को कि जब अब ये कहानी आपको ये आपके सवाल का जवाब देंगे तब बेहोश हो जाइए। जैसे ही आपको तुरंत वो पिंजरे से बाहर निकालेंगे, धीरे से उड़ जाना। तो ये मतलब क्या है कि देखो, आपको बहुत सारी बातें बताई जाती है, लेकिन आप उसको जीवन में जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। तो जो तोते को उसके संत ने जो निर्देश दिए थे कि भाई बेहोश होने का नाटक करो और जैसे ही तुमको पिंजरे से बाहर निकाले, रफू चक्कर हो जाओ, और उस चीज को इन्होंने फॉलो किया और तोता आजाद हुआ। तो ऐसी मेरी कहानी यहाँ समाप्त होती दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मैकेनिक्स के टॉपिक की, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसी को न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अभी समझने वाली बात है कि व्हाट इज काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो हमने अभी शुरुआत में कुछ टर्म्स पढ़ी थी कुछ पिछली क्लासेस में, जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो टर्म्स पढ़ाई थी, इनके जो आपस में रिलेशनशिप होते हैं और जिससे फॉर्मूलेज बनते हैं, उन्हीं को कहा जाता है काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर आप इसको कभी एक्सप्लेन करना चाहें कि व्हाट इज काइनेमेटिकल इक्वेशन, तो हम कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विथ टाइम इज कॉल्ड एज काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम इसको लिखते हैं दोस्तों, द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, velocity, acceleration with time is called as kinematical इक्वेशन ऑफ मोशन। दोस्तों, ये जो काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, ये तीन प्रकार की होती है। तो तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस को याद ऐसे रखा जाता है, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। और तीनों ही इक्वेशंस अलग अलग क्वांटिटी को आपस में क्या करती है, रिलेट करती है। और इसीलिए हमें याद रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपको जो डेटा दिया रहता है, जिन क्वांटिटीज को आपको दिया है, उन्हीं क्वांटिटीज को रिलेट करने वाले इक्वेशन को आपको यूज करके अननोन क्वांटिटी को क्या करना पड़ता है, फाइंड आउट करना पड़ता है। और इसीलिए मैं आपको काइनेमेटिकल इक्वेशंस 3 पढ़ा रहा हूं। तो पहले फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। अभी क्या है दोस्तों, इसको समझ लेते हैं। v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सेलरेशन और t का मतलब है टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को जो इक्वेशन रिलेट करती है, उसको कहा जाता है फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। दूसरी काइनेमेटिकल इक्वेशन की बात करते हैं, तो सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। दोस्तों, सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपको समझ गया होगा दोस्तों कि मैं शुरुआत से ही सिंबल्स के ऊपर बार बार जोर दे रहा था। वो इसीलिए दे रहा था क्योंकि जैसे ये इक्वेशंस होती है दोस्तों, इसमें सिंबल का यूज होता है, और फिर अगर हमें सिंबल पता रहे तो हमें इक्वेशंस कोई न्यू तो लगती है नहीं। S का मतलब डिस्प्लेसमेंट बताया था, U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, T मतलब एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम,
हाफ कांस्टेंट वैल्यू, ए का मतलब एक्सेलरेशन एंड टी का मतलब अगेन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये जो इक्वेशन है दोस्तों, इसमें डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन को रिलेट किया गया है, जिसको हम कहते हैं सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो लिखेंगे थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है दोस्तों v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। v का मतलब अगेन फाइनल वेलोसिटी है दोस्तों, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है दोस्तों, a का मतलब एक्सेलरेशन और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। आप तीनों में देखेंगे तो डिफरेंस है, तीनों में सेम क्वांटिटीज बार बार नहीं है। जैसे इसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम है, आपको यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मिसिंग दिखेगा और डिस्प्लेसमेंट एडेड हुए। इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन टाइम आपको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों इक्वेशंस अलग अलग समय पे यूज होगी। आपको अलग अलग इक्वेशंस को यूज करना है अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशंस को आपको यूज करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो तीनों इक्वेशंस है, इसमें जो मैंने सिंबल्स यूज किए हैं, मैं शुरुआत में ही इनके बारे में बताते आ रहा हूं, लेकिन फिर भी आप इसको भूले नहीं, इसीलिए ऐसे अलग से मेंशन कर लीजिए कि वेयर, इस पूरे इक्वेशंस के अंदर अगर देखा जाए तो इन पूरी इक्वेशंस के अंदर u का मतलब है दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी, तो आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। v का मतलब है दोस्तों फाइनल वेलोसिटी, तो इसीलिए लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी। a का मतलब होता है दोस्तों एक्सीलरेशन, तो लिखेंगे एक्सीलरेशन। उसके बाद s का मतलब है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, तो लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद t का मतलब है एनी टाइम, कोई भी टाइम, जो भी टाइम लग रहा है मोशन में। दोस्तों इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इस स्क्रीनशॉट को लेने के बाद आपको इसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करना है। आप ऐसी हजारों वीडियो देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं आएगा जब तक आप उसको नोट करके बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, आपको नहीं आएगा दोस्तों। और मेरी बातें सिर्फ सुनना नहीं है, क्योंकि आज की कहानी में हमने यही सीखा, जो बातों को सिर्फ सुनेगा वो उसके पास सिर्फ नॉलेज रहेगा, सॉरी इंफॉर्मेशन रहेगी। अगर उस इंफॉर्मेशन को वो अप्लाई करेगा तो उसका नॉलेज बन जाएगा। तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के लेवल पे मत रहिए, उस इंफॉर्मेशन को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, तभी जाके वो आपके नॉलेज में कन्वर्ट होगा, आपकी बुद्धिमत्ता बनेगा, इंटेलिजेंस बनेगा। तो बेहतरीन होगा कि आप इन सब बातों को बार बार रिवाइज करेंगे कॉपी में लिखने के बाद। तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब मैं मूव करता हूं इन्हीं इक्वेशंस के एनालॉगस इक्वेशन व्हेन ऑब्जेक्ट परफॉर्म वर्टिकल मोशन। जब ऑब्जेक्ट वर्टिकल मोशन परफॉर्म करता है, मतलब जब ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से रिलीज किया जाता है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के समय, ऐसे मोशन के समय ये तीनों ही इक्वेशंस किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हम चाहे तो इसको इक्वेशन 1 दे सकते हैं, इसको 2 दे सकते हैं और इसको 3 इक्वेशन दे सकते हैं। हम बार बार जब बोलेंगे तो जब से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे या फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे, तो आपको याद होना चाहिए कि वो है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी, u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब एक्सेलरेशन एंड t मतलब एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। जैसे ही हम कहेंगे दोस्तों सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, जिसके अंदर s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन अगेन एक्सेलरेशन, a मतलब एक्सेलरेशन है और t मतलब एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। दोस्तों उसके बाद अगर आप थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो आपको लिखना होगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। यहाँ एक बात मैं आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं कि दोस्तों जैसे इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन पे, इसको सेकंड और इसको थर्ड, आप इसका सीक्वेंस नहीं बदल सकते। आप इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड नहीं कह सकते, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड नहीं कह सकते। यही फर्स्ट के नाम से जानी जाएगी, यही सेकंड के नाम से जानी जाएगी, यही थर्ड के नाम से जानी जाएगी। सीक्वेंस बदलना नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों और उसको नोट कीजिए।
अब हम बात करने वाले हैं वर्टिकल मोशन, और स्पेशली वर्टिकल मोशन में मैं आपको ये बात करने वाला हूं कि जब फ्री फॉल मोशन हो रहा हो। फ्री फॉल मोशन के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको एक याद के तौर पे फिर से बताने जा रहा हूं। तो फ्री फॉल मोशन का मतलब होता है दोस्तों कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से रिलीज किया जाता है। बात बार बार सुनिए दोस्तों, क्या कह रहा हूं मैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी पर्टिकुलर हाइट से रिलीज किया जाता है। रिलीज करने का मतलब आप समझते हैं कि आप उसके ऊपर कोई एफर्ट नहीं लगा रहे, अपने तरफ से आप कोई फोर्स नहीं लगा रहे, जस्ट कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ा और जस्ट उसको रिलीज किया। और जब उस ऑब्जेक्ट को आप रिलीज करते हो, आपको पता है कि वो वहां ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, वो आता है ग्राउंड की तरफ, नीचे आ जाता है, गिर जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होती है। ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है तब उसकी इक्वेशंस क्या बनती है, वही हम आज पढ़ने वाले दोस्तों। और इसीलिए ये कोई नई इक्वेशंस नहीं है। जो आज हमने तो इक्वेशंस पढ़ी, जो 3 इक्वेशंस हमने आज पढ़ी, पहली पढ़ी v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन पढ़ी दोस्तों s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और उसके बाद थर्ड इक्वेशन पढ़ी दोस्तों v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। इन्हीं इक्वेशंस के फॉर्म कैसे बदलते हैं मैं वो आपको बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो आपको मैं एक बार फिर बता रहा हूं कि ये एक मैंने ग्राउंड सरफेस ले ली और यहां एक मेरे पास बॉल है। सेम एग्जांपल मैंने पहले की क्लासेस में भी लिया था दोस्तों, और मैं वही एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि चीजें रिपीट होगी तो दिमाग में फिट हो जाएगी। इस बॉल को जैसे ही हम रिलीज करेंगे, ध्यान से समझिए बात को, कि जैसे ही बॉल को मैं यहां से रिलीज करूंगा, वो बॉल ग्राउंड की तरफ आएगा और ग्राउंड को जाके हिट करेगा। मान के चलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से आया ग्राउंड की तरफ, तो इसका हाइट ये था, ये जो बॉल है ये सरफेस से h हाइट पे था। h हाइट पे बॉल ये जो था सिचुएटेड था, और जैसे ही मैंने इस बॉल को रिलीज किया, जैसे ही मैंने इस बॉल को रिलीज किया, बॉल ग्राउंड की तरफ आने लगा। किसकी वजह से आने लगा? जवाब है ग्रेविटी की वजह से आने लगा। ग्रेविटी नहीं होती तो बॉल वहीं रह जाता, लेकिन ग्रेविटी थी तो ग्रेविटी ने बॉल को अपने तरफ खींच लिया। जब तक आप बॉल को यहां पकड़ के रखेंगे दोस्तों, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब तक बॉल को यहां पकड़ के रखेंगे आप, इसकी यहां पर वेलोसिटी u रहेगी 0। u इसीलिए क्योंकि यहां से उसका मोशन अभी स्टार्ट होने वाला है, और इसलिए यहां की वेलोसिटी को हम कहते हैं दोस्तों इनिशियल वेलोसिटी, जो कि 0 है, क्योंकि मैंने बॉल को पकड़ के रखा। जैसे ही रिलीज करूंगा वो बॉल ग्राउंड की तरफ आएगा, ग्राउंड की तरफ आएगा, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी है। जब दोस्तों वेलोसिटी बदलती है तो होता है एक्सेलरेशन। मेरी बात का आप सवाल अच्छे से समझिए कि ये बॉल था, इसकी वेलोसिटी 0 थी, ये बॉल को रिलीज किया, ग्राउंड पर आके उसकी वेलोसिटी कुछ तो हो गई, मान लेता हूं इट इज v, कुछ तो वेलोसिटी हो गई जिसको मैंने मान लिया v। v क्यों माना? क्योंकि इस बॉल का मोशन यहाँ पे खत्म हो गया, इसका मोशन यहाँ खत्म हो गया, तो यहाँ की वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी। आपको ये बात पता है कि यहाँ 0 थी और यहाँ कुछ तो वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। मतलब क्या आ चुका है? एक्सेलरेशन। मेरा सवाल ये है, ये वेलोसिटी चेंज क्यों हुई? इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 थी, नीचे आया, वेलोसिटी चेंज हुई, किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। वेलोसिटी चेंज हुई ग्रेविटी की वजह से, और वेलोसिटी का चेंज होना कहलाता है एक्सेलरेशन। इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन आया ग्रेविटी की वजह से। अब जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आता है दोस्तों, ऐसे एक्सेलरेशन को हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। g मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो बॉल है दोस्तों, ये बॉल ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी बदल रही है, मतलब उसके अंदर क्या है? एक्सेलरेशन है। लेकिन वो एक्सेलरेशन को अपन g से रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं क्योंकि वो एक्सेलरेशन मेरे लगाए हुए फोर्स का नहीं है, वो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को g से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से आने वाला एक्सेलरेशन। समझ लो दोस्तों बात को, ध्यान से समझिए बात को। ये बॉल यहां से यहां आया, मतलब जितनी हाइट पे वो था वहां से ग्राउंड पे आया, तो ग्राउंड पे आने के बाद ग्राउंड से हाइट कितनी रह जाएगी? 0। मतलब यहां से बॉल यहां तक जब आया तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? जितनी हाइट पे वो बॉल था उतनी ही हाइट के बराबर उस बॉल का डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब ये जो हाइट है ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। मान के चलता हूं ये बॉल को ऊपर से नीचे आते तक जो टाइम लग रहा है
लेट्स से दैट टाइम इज टी सेकेंड, टी सेकेंड में बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, उसका जो टाइम इंटरवल है वो है टी सेकेंड, टी सेकेंड में बॉल नीचे आ गया। अब दोस्तों ये जो पूरी पैरामीटर्स है जिसमें क्या बताया मैंने कि बॉल था, पकड़ के रखा था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, जैसे ही बॉल को रिलीज किया हाइट h पे बॉल था, जैसे ही बॉल को रिलीज किया बॉल ग्राउंड पे आया तो जितनी उसकी हाइट थी वो उसका डिस्प्लेसमेंट बना, कितने समय में पहुंचा, टी सेकंड में पहुंचा, और जो एक्सेलरेशन है इसके अंदर वो है ग्रेविटी की वजह से, इसीलिए ए के जगह हम लिखेंगे जी। जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी भी एक्सेलरेशन ही है, लेकिन क्यों जी लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ जो एक्सेलरेशन बॉल के अंदर है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी ही उसके अंदर एक्सेलरेशन ला रही है, मैंने कोई फोर्स उस पर नहीं लगाया था। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर जो बॉल है, इस बॉल के अंदर आने वाला एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम इसको बोलते हैं। अब हम ये जो तीनों इक्वेशन है v और s और v स्क्वायर वाली, ये तीनों इक्वेशंस को इस पूरे सिनेरियो के लिए बदलेंगे। पहली इक्वेशन में क्या दिखा है दोस्तों, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन एंड t मतलब टाइम होता है। इसका मतलब इस वर्टिकल मोशन के लिए या फिर फ्री फॉलिंग मोशन, फ्री फॉलिंग क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो बॉल है सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, इसके ऊपर कोई भी दूसरा प्रकार का फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसे ऑब्जेक्ट का मोशन जो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है अदर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको कहते हैं फ्री फॉलिंग मोशन, और ऑब्जेक्ट को कहा जाता है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। हमने इसके बारे में भी पढ़ा था। लेकिन इस इक्वेशन को मैं बदलता हूं इस पूरे सिनेरियो के लिए, तो v, आपको पता है कि बॉल यहां से छोड़ा गया, वेलोसिटी 0 थी, यहां पर पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी हो गई v। इसका मतलब v तो इसका अवेलेबल है, इसका मतलब v इक्वेशन तो आएगा। उसके बाद u का मतलब क्या है दोस्तों, इनिशियल वेलोसिटी, और इस केस में इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0, तो मैं लिखूंगा 0 प्लस a का मतलब होता है एक्सेलरेशन। दोस्तों बॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी की वजह से, यानी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिप्रेजेंट होता है दोस्तों g से, इसका मतलब a की जगह मैं लिखूंगा g, और बॉल कुछ ना कुछ टाइम लेते हुए ही नीचे आएगा, इसका मतलब टाइम तो रहेगा, तो ये बच गया v इज इक्वल्स टू 0 प्लस gt, और 0 प्लस gt का मतलब कुछ नहीं जाता, तो ये इक्वेशन फाइनली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी v इज इक्वल्स टू gt, क्योंकि 0 प्लस नहीं भी किया तो भी चलेगा। पहली इक्वेशन दोस्तों कन्वर्ट हो चुकी है, v इज इक्वल्स टू gt, ये फर्स्ट इक्वेशन है वर्टिकल मोशन के लिए कहो या फिर फ्री फॉलिंग मोशन के लिए। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का मतलब क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट। बॉल जो था इस हाइट h से नीचे आया, कैसा आया, सीधा नीचे आया। सीधा नीचे आया का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रेट में क्या होता है, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा। आप कोई और पाथ से आएंगे और वो पाथ इससे शॉर्ट होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए बॉल की जो हाइट थी वही उसका डिस्प्लेसमेंट है, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोस्तों उसकी जगह मैं लिखूंगा हाइट h। उसके बाद u, अगेन इनिशियल वेलोसिटी यहां पर कितनी थी दोस्तों 0, और 0 इंटू टाइम करेंगे तो अगेन आंसर आएगा 0 प्लस हाफ जैसे का वैसा। उसके बाद a मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। इस बॉल के अंदर आने वाला एक्सेलरेशन है g, क्यों, क्योंकि बॉल एक्सेलरेशन जो भी बॉल के अंदर आया है वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आया है, और इसलिए a की जगह लिखा जाएगा g, और टाइम तो ऑब्वियसली उसको ऊपर से नीचे आने में लगेगा, उसका स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों इस इक्वेशन की बात। इसको पूरा ट्रांसफॉर्म अगर करने जाएंगे तो h इज इक्वल टू 0 प्लस कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए फाइनली बचेगा हाफ gt स्क्वायर। ये h इज इक्वल्स टू gt स्क्वायर, ये इस बॉल की हाइट निकालने के काम में आएगा। थर्ड इक्वेशन दोस्तों v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो v तो फाइनल वेलोसिटी है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू a का मतलब हो गया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहां आ रहा है ग्रेविटी की वजह से, इसलिए a की जगह लिखूंगा g, और s का मतलब दोस्तों जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, हाइट के बराबर, क्योंकि जितनी हाइट पे बॉल था उतना ही वो डिस्प्लेस होगा। फिर से सुनिए, जितने हाइट पे बॉल था उतना ही वो डिस्प्लेस होगा, इसका मतलब जो हाइट है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, तो g इंटू h आंसर आएगा। फाइनल इक्वेशन ट्रांसफॉर्म होगी
v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, क्योंकि प्लस में 0 था वो नहीं भी होता तो भी चल जाता। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो फ्री फॉलिंग मोशन है उसके लिए ये 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस कैसी ट्रांसफॉर्म होती है ये आपको समझ में आया होगा, और उससे बेहतर समझ में तब आएगा जब हम इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप उसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू सो मच।